नमस्कार। इग्नो के पाठ्यक्रम BES 143 में आप सभी का स्वागत है। इस पाठ्यक्रम के अंतर्गत गणित शिक्षण में एक महत्वपूर्ण इकाई और उसमें एक बहुत महत्वपूर्ण विषय जिसकी आज हम विवेचना करेंगे, अध्ययन करेंगे, ये विषय है गणित में एक अच्छे शिक्षण कार्यक्रम के वांछनीय लक्षण क्या है और साथ ही साथ इकाई योजना की तैयारी। ये एक महत्वपूर्ण विषय है गणित शिक्षण कार्यक्रम के पाठ्यक्रम BES 143 के अंतर्गत। मैं डॉक्टर जैन बालिया, जम्मू केंद्रीय विश्वविद्यालय, शैक्षिक अध्ययन विभाग, आज आपके साथ इस विषय पर विचार विमर्श करेंगे। आशा है कि इस वीडियो से अध्ययन के पश्चात जो भी शिक्षक, प्रशिक्षक या श्रोता दर्शक हैं वो समझ पाएंगे कि गणित में एक अच्छे शिक्षण कार्यक्रम को तैयार कर सकेंगे, इकाई योजना का प्रारूप भी तैयार कर सकेंगे, साथ ही साथ अवधारणा मानचित्र के द्वारा इकाई योजना को तैयार करने का प्रयास भी कर पाएंगे। तो आज हम इन सभी विषयों को विस्तार से बातचीत करते हैं। सर्वप्रथम आपके साथ जब हम बात करते हैं गणित शिक्षण अधिगम की, उनकी वांछनीय लक्षणों की बात करते हैं, पहले ये समझना बहुत आवश्यक है कि गणित शिक्षा की कुछ समस्याएं क्या हैं। लक्षण हम तभी समझेंगे जब हम ये समझेंगे कि गणित शिक्षा या गणित अधिगम की हम जब बात करते हैं, लर्निंग मैथमेटिक्स की बात करते हैं, तो ऐसा क्या है कि इस विषय से बहुत से बच्चे अक्सर देखा गया है डरते हैं, इस विषय में असफलता से भयभीत रहते हैं और कई बार ये भी देखा गया है कि वो जल्दी ही गणित की गंभीर पढ़ाई से विमुख हो जाते हैं। ये ऐसा विषय सिर्फ भारतवर्ष में नहीं है, ऐसा अक्सर हम पूरे विश्व की समस्या भी देखी जाती है, चाहे वो विकासशील देश हो, विकसित देश हो या अविकसित देश हो। गणित विषय का एक समुचित अधिगम प्रक्रिया क्या हो, ये एक महत्वपूर्ण विषय हमेशा रहा है। और ये पाठ्यक्रम से बच्चे जो विमुख होते हैं, बल्कि ये उनके लिए एक निराशाजनक बात ही नहीं होती है, बल्कि ये कई बार देखा गया जो प्रतिभाशाली बच्चे हैं उनके लिए भी कोई चुनौती प्रदान नहीं करती है, क्योंकि कई बार ऐसे अधिगम प्रक्रिया ली जाती है। हम उसी की बात करते हैं। समस्याएं, गणित की समस्याएं पाठ्यक्रम में, गणित के अभ्यास, गणित की मूल्यांकन पद्धति अक्सर देखा गया बहुत यांत्रिक है, दुराव से ग्रस्त है और इसमें अक्सर संगणना पर, कैलकुलेशन पर बहुत अधिक दबाव दिया जाता है, जोर दिया जाता है। तो कई बार ये भी देखा गया है कि इसमें कोई स्थानिक चिंतन, अर्थात जो हमारे चारों ओर हमारे जीवन से संबंधित जो गणित की विषय है, जो गणित की स्थितियां हैं, उसका पर्याप्त स्थान भी नहीं है। अगर हम स्कूली गणित के दर्शन की बात करें, किस तरह की स्कूली गणित हो, किस तरह गणित का अधिगम प्रक्रिया हो, तो जैसे मैंने आपसे अभी बात की कि बच्चे गणित से भयभीत होने के बजाय उसका आनंद उठाएं, चाहे वो किसी भी कक्षा में हो। वो गणित के साथ अपने आप को, उसको आत्मसात करें, उसके दिए हुए बिंदु को समझें, उसको अपने जीवन शैली के साथ जोड़ने का प्रयास करें और कक्षा या किसी भी अधिगम स्थान का वातावरण ऐसा हो कि जो छात्र हैं, छात्राएं हैं, वो भयभीत होने के बजाय उसका आनंद उठाएं।
बच्चे महत्वपूर्ण गणित सीखें और ये जाने कि गणित में सूत्रों और यांत्रिक प्रक्रियाएं जो हैं, अक्सर देखा जाता है थ्योरम्स होती हैं, कुछ बच्चे उसको रटने का अभ्यास करते हैं। उनको समझाने की आवश्यकता है कि सूत्रों और यांत्रिक प्रक्रियाओं से आगे भी बहुत कुछ है। बच्चे गणित को एक ऐसा विषय माने जिस पर वो आपस में बातचीत कर सकते हैं, बात कर सकते हैं, जिससे संप्रेषण हो सकता है, कम्युनिकेशन हो सकता है, आपस में बातचीत कर सकते हैं। बच्चे सार्थक समस्याओं को उठाएं, उन्हें हल करें। बच्चे अमूर्त का प्रयोग संबंधों को समझने, संरचनाओं को देख पाने, चीज़ों का विवेचन करने, कुछ कथनों की सत्यता या असत्यता की परखता को तर्क के आधार पर जांच करें, यह बहुत आवश्यक है। यह एक स्कूली गणित का दर्शन, एक स्कूली गणित की फिलॉसफी है। यहां मैं बताना चाहूंगा, वेदांग ज्योतिष में एक श्लोक है जो हमारे गणित के स्थान को, कि गणित का स्थान क्या होना चाहिए, उसके बारे में बताता है। यथा शिखा मयूरनाम नागानाम मरणयो यथा तद्वत वेदांग शास्त्र नाम गणित मूर्धनि स्थितम। अर्थात यथा शिखा मयूर नाम, जिस प्रकार मयूर के शिखर पर शिखा, नागानाम मणियो यथा, तथा नाग के शीर्ष पर मणि विद्यमान होती है, उसी प्रकार समस्त वेदों और पुराणों में गणित का स्थान सर्वोच्च है। यह जानने की आवश्यकता है कि गणित का स्थान सर्वोच्च है, इसलिए गणित अधिगम प्रक्रिया एक अच्छी अधिगम प्रक्रिया के क्या वांछनीय लक्षण हो, यह जानना बहुत ज़रूरी है। आशा है हम गणित शिक्षा या कहें कि गणित अध्ययन के स्वरूप को बदल पाएंगे, समझ पाएंगे। इसलिए आज हम उसी की ही बात आपसे करने जा रहे हैं कि गणित के एक अच्छे शिक्षण कार्यक्रम के वांछनीय लक्षण क्या हैं। हम अध्यापक के तौर पर या एक शिक्षक अध्यापक के तौर पर जब भी अवसर मिले गणित के शिक्षक कार्यक्रम में, गणित के शिक्षण कार्यक्रम में, किसी भी कक्षा में, चाहे वो किसी भी स्तर पर हो, प्राइमरी स्तर पर हो, माध्यमिक स्तर पर हो या उच्चतर माध्यमिक स्तर पर हो या उच्च शिक्षा के स्तर पर हो, एक गणित के अच्छे शिक्षण कार्यक्रम के लक्षण क्या होने चाहिए। सर्वप्रथम तर्क शक्ति और दक्षता में वृद्धि में सहायक होना चाहिए और उसके लिए वैसे प्रयास करने होंगे, उसके लिए वैसी हमको प्रणाली यूज़ करनी होगी, उसके लिए हमको ऐसी योजना बनानी होगी जिसकी बात हम आज करेंगे। आलोचनात्मक सोच के विकास में सहायक होना चाहिए। एक अच्छा शिक्षण कार्यक्रम होगा तो वो बच्चों को क्रिटिकल थिंकिंग, आलोचनात्मक सोच का विकास हो बच्चों के। सभी बच्चे चाहे वो किसी भी स्तर के हों, वैसी प्रक्रिया, वैसे साधन, वैसी योजनाएं, वैसा कक्षा का वातावरण होना चाहिए और समस्या समाधान के कौशलों में वृद्धि करने वाला होना चाहिए। ये बहुत महत्वपूर्ण है कि बच्चा एक किसी भी समस्या के समाधान को ढूंढना कैसे है, उसको पहचानना कैसे है, समाधान को पहचानना, समाधान को का विकास करना, समाधान को निकालना और समाधान तक पहुंचना, ये सब अलग अलग कौशल हैं। इस कौशल में वृद्धि करने वाला होना चाहिए और उसके लिए हमको वैसी योजना बनानी है, योजनाएं बनानी है। एक शिक्षक के तौर पर यह हमें एहसास होना चाहिए, हमारी ये जिम्मेदारी है। हमारा जो शिक्षण कार्यक्रम है वो निर्देशात्मक भी होना चाहिए। निर्देशात्मक मतलब कि उसमें कुछ ना कुछ दिशाएं निकलें, डायरेक्शनल हो, इंस्ट्रक्शनल प्रोसीजर्स हो और उसके लिए हम आपसे आगे बात करेंगे कि कोई ना कोई उद्देश्य हमारे सामने होने चाहिए। हम जब भी शिक्षण कार्यक्रम की संरचना करते हैं
तो हम बहुत ज़रूरी देखते हैं कि इस शिक्षण कार्यक्रम की उद्देश्य क्या होंगे, किन उद्देश्यों के साथ हम उस शिक्षण कार्यक्रम को ले जाएंगे। और एक और महत्वपूर्ण लक्षण है, वो है प्रेरणादायक, मोटिवेशनल। ये बहुत ज़रूरी है कि वो छात्र छात्राएं और वो शिक्षक खुद भी पूरा कक्षा का वातावरण, जिसको हम कहते हैं कि गणितीय होना चाहिए, प्रेरणादायक होना चाहिए, और उसके लिए जितने भी बच्चे कक्षा में बैठे हैं या कक्षा के बाहर जहाँ भी गणित सीखने का स्थान है, वो प्रेरणादायक होना चाहिए। साथ ही साथ एक और महत्वपूर्ण विषय है यहाँ पर, महत्वपूर्ण लक्षण है, वो है निदानात्मक और उपचारात्मक, अर्थात डायग्नोस्टिक और रेमेडियल। कि हमारा जो भी शिक्षण कार्यक्रम हो गणित का, एक अच्छा शिक्षण कार्यक्रम वही कहा जाएगा जिससे हम कोई भी छात्र हो, चाहे वो स्लो लर्नर हो, चाहे वो एक बहुत तेज़ी से चलने वाला छात्र हो, चीज़ों को जल्दी समझता हो, उसकी परिस्थितियां हो सकती हैं। क्योंकि हम बात करते हैं, आप सब जानते हैं, जो हमारी शिक्षा नीति 2020 की आजकल इम्प्लीमेंटेशन की बात हो रही है, हम सब जानते हैं, उसमें बहुत महत्वपूर्ण कहा गया है कि सब तरह के छात्र को सम्मिलित करना ही एक सबसे बड़ा अच्छे शिक्षण कार्यक्रम का लक्षण है। क्लास में अलग अलग प्रतिभा, अलग अलग मानसिक स्तर के बच्चे होंगे, अलग अलग मनोवैज्ञानिक स्तर के बच्चे होंगे, उन सब का साथ में लेके चलना और उनमें क्या समस्याएं आ रही हैं उसका निदान करना, उसको पहचानना, उसकी डायग्नोसिस करना, ये हमारे अच्छे शिक्षण कार्यक्रम के लक्षण है। और साथ ही साथ उसका उपचार भी बताना, उसका उपचार ढूंढना और उसका उपचार करना, वो एक अच्छे शिक्षण कार्यक्रम के लक्षण होने चाहिए। मैं फिर से बताऊं आपको कि इसके लिए एक महत्व योजना बनानी पड़ती है। हम आगे बात ये भी कहते हैं कि एक अच्छा शिक्षण कार्यक्रम का लक्षण ये भी होगा कि वो बाल केंद्रित हो, चाइल्ड सेंटर्ड हो, लर्नर सेंटर्ड हो, और साथ ही साथ उस पूरे शिक्षण कार्यक्रम में प्रजातांत्रिक वातावरण हो, अर्थात वहाँ पर हर बच्चे को वो अवसर हो, किसी भी स्तर का हो, किसी भी सामाजिक स्तर का हो, मनोवैज्ञानिक स्तर का हो, किसी भी अधिगम के किसी भी स्तर का हो, उसको अवसर दिया जाए कि वो किसी भी तरह से उस अधिगम प्रक्रिया में उतना ही सहभागी बने जितने बाकी बच्चे हैं। ऐसा वातावरण लाना बहुत ज़रूरी है। सुव्यवस्थित, ऑर्गेनाइज्ड एक अच्छा शिक्षण कार्यक्रम सुव्यवस्थित होना चाहिए। समय का सुव्यवस्थित शिक्षण वातावरण, जहाँ पर समय का, संसाधनों का कम से कम दुरुपयोग हो, अधिक से अधिक सदुपयोग हो, बच्चों की ऊर्जा का, संसाधनों का, समय का, उसको हम सुव्यवस्थित बोलेंगे। सहानुभूतिपूर्ण हो, सहानुभूति हो, बच्चों के बीच में सहानुभूति हो, शिक्षक का बच्चों के, हर तरह के बच्चों के बीच में सहानुभूति हो, ये भी बहुत महत्वपूर्ण लक्षण है, जिसको हम लोग सिंपैथी की बात करते हैं। सहानुभूतिपूर्ण एक वातावरण होना चाहिए। प्रक्रिया हमारी सहानुभूतिपूर्ण हो। जब हम प्रश्न पूछते हैं, प्रश्नों का उत्तर जानते हैं, उत्तर के बाद हम जब बच्चों के आगे चलते हैं, बच्चों को साथ लेके चलते हैं, वो सहानुभूतिपूर्ण होना चाहिए और वांछित सुझावों से परिपूरित हो। जो हम एक्सपेक्टेड आउटकम्स हैं, जो हम चाहते हैं, जो हमारे आउटकम्स हैं, जिन दिशाओं पर हम चल रहे हैं, जो हमारे उद्देश्य हैं, उनसे परिपूर्ण होना चाहिए। और अंत में
बहुत महत्वपूर्ण लक्षण वातावरण के अनुकूल होना चाहिए। इसके उदाहरण आप सब जानते हैं कि कक्षा में वातावरण कैसा है, चाहे वो सामाजिक वातावरण हो, चाहे वो एक इमोशनल यानी एक भावात्मक वातावरण कैसा है। कभी किसी तरह के एक वातावरण में कुछ भी बात हो सकती है। अध्यापक को, एक अच्छे शिक्षक को देखना चाहिए कि वो उस वातावरण के अनुसार बच्चों को ले चले, जिस तरह का वातावरण। और ये चीज़ आप सब जानते हैं, जो राष्ट्रीय पाठ्यक्रम योजना है 2005 और अब जो और आने वाली है, उसमें इस चीज़ पर बहुत प्रभाव के साथ बात की गई है कि जो अधिगम है, जो कक्षा का वातावरण है, वो कक्षा के बाहर के वातावरण के साथ जुड़ा होना चाहिए। जो बच्चे की दैनिक जीवन शैली है, जो बच्चे के रोज़मर्रा की चीज़ें हैं, उसके साथ वो जुड़ा होना चाहिए। और उसके लिए शिक्षक को ये मालूम होना चाहिए, जानकारी होनी चाहिए कि किन प्रक्रियाओं को, किन प्रणाली को, किन सहायक सामग्रियों को, किस तरह का वातावरण हो, बच्चों से प्रश्न किस तरह के पूछे जाएं, जिस तरह से बच्चे अपने उस वातावरण को बाहर के वातावरण के साथ जोड़ पाएं, कनेक्ट कर पाएं। ये बहुत महत्वपूर्ण है। अब इन सब चीज़ों के लिए एक अच्छे शिक्षक को या एक अच्छे शिक्षण प्रक्रिया के जो वांछनीय लक्षण की मैंने आपसे बात की, उसके लिए बहुत आवश्यक है कि हम एक योजना के अनुसार चलें। हम किसी भी प्रक्रिया में तभी सफल होते हैं जब हमारी योजनाएं अच्छी होती हैं। आप सब जानते हैं, शिक्षण अधिक्रम प्रक्रिया में, टीचिंग लर्निंग प्रोसेस में योजना का एक महत्वपूर्ण स्थान है। तो आज हम उसकी बात करेंगे कि योजना किस तरह की हो, किस तरह की योजना बनाई जाए और योजना कैसी हो। इसके लिए हम बात करते हैं कि जीवंत और जीवित वह आदर्श कक्षा है जिसमें विद्यार्थी निर्भयता से अपनी शंकाएं पूछ सके, शिक्षक संपूर्ण धैर्य के साथ विद्यार्थियों के प्रश्नों को सुने और फिर उन प्रश्नों को सर्वथा अनूठे पक्ष के साथ उत्तरित करे। अर्थात कक्षा का वातावरण किसी युद्ध स्थल की तरह ना होकर एक बगीचे की तरह प्रतीत होना चाहिए। ये बहुत महत्वपूर्ण है। ध्यान रहे शिक्षकों, शिक्षक वही अच्छा है जिसमें जीवित एक बच्चा है। ये तो आप सब जानते हैं। हम लोग जब अच्छे शिक्षण प्रक्रिया की बात करते हैं और ख़ासकर हम गणित शिक्षण की बात कर रहे हैं, गणित शिक्षण का वातावरण एक बहुत मनोवैज्ञानिक स्तर पर बनाया गया हो और यहाँ पर शिक्षक, गणित शिक्षक वही अच्छा है जो बच्चों के अंदर गणितीयकरण लाने का प्रयास करे, गणितीय वातावरण बनाने का, निर्माण करने का प्रयास करे। हर बच्चे का मैथमेटिक्स के लिए एक लगाव, एक उसके साथ एक जीवंत बच्चे का उसके लिए प्रयोग करने की एक प्रेरणा बनी रहे, ये बहुत ज़रूरी है। इसलिए अध्यापक को, शिक्षक वही अच्छा है जिसमें जीवित एक बच्चा है, ये हम मान के चलते हैं। इन सब चीज़ों के लिए एक अच्छे शिक्षण व्यवस्था को बनाने के लिए एक महत्वपूर्ण योजना की आवश्यकता होती है। तो अब हम आगे बात करते हैं कि अच्छे शिक्षण योजना को कैसे बनाया जाए। योजनाएं या योजना किसी भी शिक्षण प्रक्रिया में क्या होती है, उसकी विशेषताएं क्या होती है, उसका महत्व क्या होता है, आप सभी से परिचित हैं। फिर भी हम इसकी विस्तृत विवेचना करते हैं। योजना, चूँकि हम गणित शिक्षण की बात कर रहे हैं, तो गणित शिक्षण के विषय में हम बात करेंगे। योजना एक शिक्षक को क्रमबद्ध रूप से सोचने के लिए तैयार करती है।
मैंने अभी आपके साथ वांछनीय लक्षणों की बात की। हमने समझा कि अक्षय शिक्षण प्रक्रिया के लिए गणित शिक्षण में ये वांछनीय लक्षणों की आवश्यकता है। तो इसके लिए बहुत ज़रूरी है कि अध्यापक एक क्रमबद्ध रूप में अपनी योजना को, अपने पाठ को, अपने शिक्षण व्यवस्था को निर्मित करें। उसके लिए योजना बहुत ज़रूरी है। शिक्षण में योजना प्रायः पाठ योजना होती है, जिसको हम लोग लेसन प्लानिंग बोलते हैं, या इकाइयों से संबंधित होती है, जिसको हम लोग यूनिट प्लान बोलते हैं। इस मॉड्यूल में आप सबके साथ इकाई योजना कैसे तैयार की जाती है उसकी भी बात करेंगे। इकाई की योजना पाठ्यक्रम में निर्धारित लक्ष्यों की प्राप्ति हेतु सावधानी गतिविधियों की रूपरेखा तैयार करने में भी सहायक होती है। कि इकाई की योजना जब हम यूनिट प्लान बनाते हैं, अभी आगे चलकर हम बात करेंगे यूनिट प्लान क्या होता है, लेकिन जब हम यूनिट प्लान की योजना बनाते हैं, यूनिट योजना बनाते हैं, इकाई योजना बनाते हैं, उसका निर्माण करते हैं, उसमें जो हमारे निर्धारित लक्ष्य हैं उसकी प्राप्ति हेतु हमारी क्या क्या गतिविधियां होनी चाहिए उसकी रूपरेखा तैयार करते हैं। और योजना कोई भी हो, चाहे वो पाठ योजना हो, इकाई योजना हो, उसका एक महत्वपूर्ण लक्ष्य होता है। वो एक ऐसी रूपरेखा है कि जिसमें प्रभावी शिक्षण तथा अधिगम हेतु आने वाले कार्यक्रमों की तार्किक क्रमबद्धता हो, यानी शिक्षण कैसा हो और अधिगम कैसा हो, इनको जोड़ने का प्रयास किया जाता है। अक्सर हम देखते हैं कि शिक्षण और अधिगम इसको अलग अलग तरीके से लिया जाता है। आवश्यकता इस चीज़ की है, आवश्यक ये है कि हम शिक्षण को अधिगम के साथ जोड़ कर रखें, और ये एक बहुत महत्वपूर्ण विषय है। इसके लिए योजना वैसी बनाई जाती है। मैंने भी आपके साथ बात की, योजना वार्षिक भी होती है, जिसको हम लोग एनुअल प्लान बोलते हैं। योजना इकाई भी हो सकती है, और योजना पाठ के संबंधित, जो कि नियमित रूप से, जिसको हम लोग डेली लेसन प्लान बोलते हैं, हर दिन का लेसन प्लान, हर दिन की पाठ योजना दिवस के अनुसार जो बनाई जाती है वो पाठ योजना होती है, एक पाठ की योजना होती है। और इकाई योजना में हम एक पूर्ण इकाई को लेकर चलते हैं और उसके हिसाब से उसमें समय का निर्धारण करते हैं, गतिविधियों का निर्धारण करते हैं, मूल्यांकन योजना का निर्धारण करते हैं, प्रक्रियाओं का, प्रणालियों का निर्धारण करते हैं। वो इकाई योजना है। आइए इकाई योजना की बात विस्तार से करें। इकाई योजना में गणित का पाठ्यक्रम कई इकाइयों में विभाजित होता है, हम सब जानते हैं। किसी भी कक्षा में देखिए, उसका जो एक पाठ्यक्रम होता है, चाहे वो कक्षा 9 हो, कक्षा 6 हो, कक्षा 10 हो, कक्षा 12 हो, पाठ्यक्रम कहीं ना कहीं अलग अलग यूनिट्स में विभाजित होता है। विषय वस्तु अनुसार, चाहे वो बीज गणित हो, त्रिकोणमिति हो, ज्यामिति हो, अंक गणित हो, उसके विषय वस्तु के अनुसार, समय के अनुसार, क्रमबद्धता के अनुसार पाठ्यक्रम के निर्माणकर्ता उस पाठ्यक्रम को कई इकाइयों में विभाजित करते हैं, और उसी के अनुसार कक्षाओं में या जो हमारी शिक्षण प्रक्रिया में है उसमें हम वैसी ही योजना बनाते हैं। पाठ्यक्रम का यह विभाजन अधिगम की रूपरेखा तैयार करने में भी सहायक होता है। हम जब अधिगम की रूपरेखा तैयार करते हैं, लर्निंग के एक प्रक्रिया को तैयार करने की बात करते हैं, तो वहाँ पाठ्यक्रम का यह विभाजन बहुत महत्वपूर्ण होता है। और प्रत्येक इकाई, ये ध्यान रहे, प्रत्येक इकाई अंतर संबंधित विचार, अवधारणाओं और सिद्धांतों से परिपूरित होती है। हर यूनिट, हर इकाई में एक इंटर रिलेशनशिप होती है। अगर इकाई 1 है वो 2 के साथ भी जुड़ी होगी, इकाई 1 4 के साथ भी जुड़ी होगी। और ऐसा जब पाठ्यक्रम का निर्माण किया जाता है, पाठ्यक्रम की संरचना की जाती है, इन सब चीज़ों का ख्याल रखा जाता है। प्रत्येक इकाई अंतर संबंधित विचारों पर, अवधारणाओं पर और उन सिद्धांतों पर, उन प्रिंसिपल्स पर के साथ परिपूरित होती है। इन सब चीज़ों का ख्याल रखा जाता है, और इसका ख्याल हम जब शिक्षक लोग योजना बनाएं तो इसका भी हमने ख्याल रखना होता है। इसी विशेषता के कारण पाठ योजना की रचना इकाई के में दिए हुए क्रम के अनुसार होती है। जैसी इकाइयाँ चलती हैं वैसी हमारी
इकाई की योजना होती है, और जैसी इकाई की योजना होती है वैसे इकाई के अंतर्गत आने वाले विभिन्न पाठ की योजना भी तैयार की जाती है। आज हम इस मॉड्यूल में सिर्फ इकाई योजना की बात करेंगे, अगले मॉड्यूल में हम पाठ योजना की भी बात करेंगे। एक अच्छे इकाई योजना को हम कैसे तैयार करते हैं, आइए उसकी बात करते हैं। इकाई योजना के प्रमुख केंद्र बिंदु क्या होते हैं? इकाई योजना किन मुख्य बिंदुओं पर केंद्रित होती है, वो प्रमुख केंद्र बिंदु क्या है, आइए उसकी बात करते हैं। सर्वप्रथम हमको जानने की आवश्यकता है कि इकाई योजना मुख्य विचारों, अवधारणाओं, कौशलों की पहचान तथा विकास हेतु विषय वस्तु विश्लेषण में सहायक होती है। हम जब इकाई योजना की संरचना करते हैं, उसकी रूपरेखा तैयार करते हैं, तो जो मेन थीम्स हैं, जो मुख्य विचार हैं, अवधारणाएं हैं, और उसके अंतर्गत आने वाले कौशल, उसकी पहचान कैसे की जाए, उसका विकास कैसे किया जाए, कौशलों का विकास कैसे किया जाए। हम सब जानते हैं गणित में बहुत सारे कौशल होते हैं। अवलोकन एक बहुत महत्वपूर्ण कौशल होता है, किसी चीज़ का ऑब्जर्वेशन कैसे करें, मूल्यांकन कैसे करें, इवैल्यूएशन कैसे करें किसी चीज़ का। गणित का कोई भी आप पाठ देखें, गणित की कोई स्थिति देखें, उसमें बहुत सारे कौशलों का प्रयोग, बहुत सारे कौशलों का विकास होने की बात होती है। और हमको ये देखना पड़ेगा कि वो जब हम इकाई की योजना बनाते हैं कि कौन कौन सा कौशल, उनकी पहचान करनी पड़ेगी, उनका विकास कैसे हो, उसके लिए विषय वस्तु का विश्लेषण यानी कंटेंट सब्जेक्ट एनालिसिस, कंटेंट एनालिसिस करना बहुत आवश्यक है। इकाई प्रश्न उद्देश्यों को रखते हुए, उद्देश्यों को ध्यान में रखते हुए वो यूनिट क्वेश्चंस क्या होंगे, वो इकाई, क्योंकि मूल्यांकन की बात मैंने भी आपसे की, तो उस इकाई में कौन से मूल्यांकन की प्रविधियाँ आएंगी, वो मूल्यांकन के प्रश्न कौन से आएंगे, मूल्यांकन के उपकरण कौन से आएंगे जिनको हम टूल्स बोलते हैं, उन सब का ध्यान रखूँगा। उसमें कुछ अलग अलग मूल्यांकन की विधियाँ हो सकती हैं, प्रणालियाँ हो सकती हैं। साथ ही साथ एक और प्रमुख बिंदु है कि प्रभावी अधिगम, जो हमारा एक इफेक्टिव लर्निंग हो, उसके लिए शिक्षण शास्त्रीय प्रक्रियाएं हमारी क्या हों, हमारी एजुकेशनल प्रैक्टिसेस क्या हों, हमारे टेक्निक्स क्या हों, युक्तियाँ क्या हों, मेथड्स क्या हों, ये जानना, इसकी रूपरेखा तैयार करना बहुत ज़रूरी है। ये एक बहुत महत्वपूर्ण केंद्र बिंदु है। फिर कक्षा कक्ष का जो एक अधिगम है, जो लर्निंग है, उसके लिए आवश्यक संसाधन, इसकी बात हम अगले मॉड्यूल्स में भी करेंगे, लेकिन यहाँ आपके साथ बताना बहुत आवश्यक है कि एक इकाई योजना का प्रमुख केंद्र बिंदु यह भी है कि हम ये जानें कि आवश्यक अधिगम संसाधन, और खासकर विशेष आवश्यकता वाले विद्यार्थियों के लिए एजुकेशन, जिसको हम लोग बोलते हैं चिल्ड्रन विद स्पेशल नीड्स, जो बच्चे स्पेशल नीड्स वाले हैं, उनकी आवश्यकता भी विशेष रूप से, उनके लिए अधिगम संसाधन क्या हों। क्योंकि आज की डेट में तो हम आज के समय में हम तो इंक्लूसिव एजुकेशन की बात कर रहे हैं, सम्मिलित शिक्षा की बात कर रहे हैं, सबको सम्मिलित करके शिक्षण अधिगम प्रक्रिया बनाई जाती है। और बदलाव, सुधार क्या चाहिए हमको, किस तरह का बदलाव, किस तरह का मॉडिफिकेशन, किस तरह का सुधार बच्चों के व्यवहार में, बच्चों के गणित के अधिगम में, बच्चों के गणित की प्रक्रिया में चाहिए। मैंने अभी आपसे बात की इस मॉड्यूल में कि गणित, एक अच्छे गणित शिक्षण की या अधिगम की जो समस्याएं हैं, उसकी बात मैंने शुरुआत में आपसे की, प्रारंभ में की। हमें बहुत ज़रूरी, हमें समझना पड़ेगा कि हम बच्चे में, छात्र में, छात्राओं में किस तरह का सुधार, किस तरह का बदलाव गणित के रूप में लाना चाहते हैं। तो इकाई योजना के ये प्रमुख केंद्र बिंदु अभी आपसे हमने चर्चा की। आइए हम उसके महत्व की बात करते हैं। इकाई योजना में विषय वस्तु का विभाजन, अधिगम प्रक्रियाओं की पहचान, समुचित शिक्षण शास्त्रीय प्रक्रियाओं की पहचान, अधिगम संसाधन आंकलन
की तकनीक क्या है उसकी बात हम करते हैं। इकाई योजना शिक्षा को मार्गदर्शित करती है। अगर हम इकाई योजना बनाते हैं, वो इकाई योजना को पूरी तरह से प्रारूप बनाने में और उसको अडॉप्ट करने में, लागू करने में 4 दिन का, 5 दिन का, 10 दिन का समय लग सकता है। तो शिक्षा, एक अच्छी शिक्षा देने के लिए, गणित शिक्षा देने के लिए, एक अच्छे गणित शिक्षण के लिए शिक्षक को एक मार्ग बनाना पड़ता है। उसके लिए मार्गदर्शन का काम इकाई योजना करती है। इकाई योजना कक्षा के समय को उत्पादक बनाने में, मैंने आपसे इसके बारे में विस्तार में चर्चा की। योजना क्यों बनाई जाए? योजना से हम समय को, बच्चों की ऊर्जाओं को, संसाधनों का एक उत्पादक, एक उसका सबसे ज़्यादा प्रयोग में लाएं, ये बहुत आवश्यक है। उसके लिए शिक्षक की सहायता करती है। इकाई योजना निर्धारित अवधि में एक सार्थक शैक्षिक उपलब्धियां क्या हो, मीनिंगफुल सिग्निफिकेंट एजुकेशनल आउटकम्स क्या हो, उसको प्राप्त करने में दिशा प्रदान करती है। एक बहुत महत्वपूर्ण हम बात करते हैं इकाई योजना की। और शैक्षिक गतिविधियों के आयोजन में भी सहायक है इकाई योजना से हम ये सोच सकते हैं कि इस इकाई को संपूर्ण करने में, इस इकाई को पूरा करने में, इसलिए इकाई योजना जब बनाई जाती है तो वो समय के अनुसार बनाई जाती है, जिससे हम कौन सी शैक्षिक गतिविधियां हैं जिसका आयोजन भी कर सकते हैं। अब आइए इकाई योजना के प्रारूप की बात करते हैं। एक उदाहरण के तौर पर मैंने यहाँ पर एक विषय लिया है कि हम मान लिया 2 इकाइयों की बात करते हैं। कक्षा 7 का विषय है रेखाएं और कोण, लाइंस एंड एंगल्स, और इसमें हम 7th क्लास में जो कालांश हैं वो 7 हैं। कालांश की अवधि, हर कालांश की अवधि 40 मिनट है। और यहाँ पर मैंने सिर्फ 2 उप इकाइयों की बात की है। उप इकाई हो या इकाई हो, इकाई तो हमारी रेखाएं कोण हैं, लेकिन उस इकाई में 2 उप इकाइयाँ हैं। उसमें एक रेखाएं हैं और दूसरे कोण हैं। अब अगर उप इकाई रेखाएं हैं तो उससे संबंधित कालांश यानी पीरियड्स 3 रख दिए, और अगर कोण हैं ये समय के अनुसार, वातावरण के अनुसार इसकी संरचना की जाती है। मैंने एक उदाहरण के तौर पर आपसे बात की है। संबंधित कोण, संपूरक कोण, पूरक कोण, आसन्न कोण, शीर्षाभिमुख कोण, ये सब अलग अलग पाठ हो सकते हैं, लेकिन ये एक संपूर्ण उप इकाई है कोण से संबंधित, जिसके लिए हमने 4 कालांशों की बात की। आगे चलकर हम जब उसकी एक पूरा एक जब हम एक इकाई योजना बनाते हैं, आपके सामने एक उदाहरण है। मैंने इस मॉड्यूल में भी आपके साथ बात की कि एक इकाई योजना हमको किस तरह की अवधारणा हो, कैसा विचार हो, कैसा कौशल हो, उसकी बात करते हैं। मुख्य प्रश्न क्या हो, अधिगम प्रक्रिया कैसी हो, अधिगम नीतियाँ कैसी हो, अधिगम संसाधन कैसे हो, मूल्यांकन नीतियाँ कैसे हों, और समावेश हेतु सामग्रियाँ क्या हों। ये सब चीज़ें कि हम एक संरचना करते हैं, उस पर विचार करते हैं, उसकी योजना तैयार करते हैं, क्योंकि जैसी योजना होगी वैसा फल होगा। अगर अच्छी योजना होगी, अच्छे परिणाम मिलेंगे, अच्छा वातावरण होगा। हमने प्रारंभ में आपसे बात की कि भय मुक्त वातावरण की आवश्यकता है गणित शिक्षण में। तो भय मुक्त वातावरण तभी होगा जब हम वैसे अपनी योजना बनाएंगे। हमें सोच के चलेंगे कि हमारी कक्षा में विभिन्न प्रकार के छात्र छात्राएं हैं, अलग अलग स्तर के हैं, मनोवैज्ञानिक, भावनात्मक तौर पर अलग अलग फैमिली बैकग्राउंड के बच्चे हैं, अलग अलग विचार के, अलग अलग मानसिक स्तर के बच्चे हैं, और उसके लिए हमको एक महत्वपूर्ण इकाई योजना को तैयार करना होगा। मैंने वही उदाहरण लिया है और उसमें रेखा और कोण, रेखाएं और कोण की बात मैंने की, तो उसके लिए एक यूनिट प्लानिंग की बात यहाँ पर की जा रही है। एक प्रारूप है, इसको विस्तार में आप और चर्चा के
अंतर्गत और अच्छी तरह से तैयार करेंगे। लेकिन ये प्रमुख जो बातों की योजना हम करते हैं वो ये है, इसमें सर्वप्रथम हम अवधारणाएं, विचार या कौशल की बात करते हैं। मुख्य प्रश्न क्या हो सकते हैं, अधिगम प्रक्रिया क्या हो सकती है, अधिगम नीतियाँ, इन सब की बात। देखिए, सर्वप्रथम हमने रेखाएं, रेखाखंड और किरण की बात की। लाइंस, लाइन सेगमेंट और रे, इसकी हम बात करते हैं। ये हमने एक पहला अवधारणा ली, पहला विचार लिया, और इसके संबंधित यही कौशल क्या हो कि बच्चा इस चीज़ को समझ पाए। मुख्य प्रश्न इसमें क्या आएगा, क्या एक, मैंने सिर्फ एक प्रश्न दिया, इसका मतलब, इसका अर्थ ये नहीं कि इसके अंतर्गत सिर्फ एक ही प्रश्न आएगा। ये ध्यान रहे, ये उदाहरण है, इसमें और कुछ और बदलाव और कुछ ऐड करने की ज़रूरत है और कुछ सम्मिलित करने की ज़रूरत है, क्योंकि ये उदाहरण है। इसलिए आप इसको समझें कि इसमें हमने मुख्य प्रश्न क्या हो सकता है, क्या असमानता रेखाएं कोण बनाती हैं, ये भी प्रश्न हो सकता है। अधिगम प्रक्रिया क्या होगी, अवलोकन, ऑब्जर्वेशन जिसको हम बोलते हैं। बच्चों से हम ऑब्जर्व कराएंगे क्लासेस में, बच्चों को रेखाएं बनाकर बताएंगे। बच्चे अपनी पुस्तकों में श्याम पट के ऊपर या कहीं भी रेखाएं बनाएंगे और उसका अवलोकन करेंगे, देखेंगे कि रेखाएं क्या हैं, रेखाखंड क्या है, किरण क्या है। और अधिगम नीतियाँ क्या हो, ये समूह कार्य हो, ग्रुप एक्टिविटी हो। आप छोटे छोटे ग्रुप बनाकर भी ऐसे कार्य दे सकते हैं बच्चों को। आगे चल के आगे आने वाले मॉड्यूल्स में हम इसकी बात करेंगे कि समूह कार्य कैसे किए जाते हैं। व्यक्तिगत कार्य भी होते हैं कक्षा में, समूह कार्य भी होते हैं। और इसके लिए हम कुछ अधिगम संसाधन बहुत अच्छे आज की डेट में आए हुए हैं। आपको बताएं कि आज हम कंप्यूटर के युग में हैं, तो बहुत अच्छे हमारे संसाधन भी उपलब्ध हैं। जियोजेब्रा सॉफ्टवेयर है, या पेपर कटिंग्स है, बच्चों से आप पेपर कटिंग्स में दैनिक जीवन से संबंधित वस्तुएं हैं, ऐसे संसाधनों का प्रयोग कर सकते हैं। बच्चों को बता सकते हैं कि रेखाएं कैसी होती हैं। अगर हम समानांतर रेखाओं की बात करें, असमानांतर रेखाओं की बात करें, तो हम बच्चों को उदाहरण दे सकते हैं जीवन में, कि जैसे कि ट्रेन में रेल की पटरी जो होती है, आप सब जानते हैं, उसका उदाहरण दे सकते हैं। समानांतर रेखा होती है। जब आपको समानांतर रेखा का उदाहरण देना हो, तो हम यहाँ पर इकाई योजना बना रहे हैं, और इकाई योजना में हम देख रहे हैं कि अधिगम संसाधन क्या क्या हो सकते हैं। तो हमने अधिगम संसाधन भी लिख लिए। मूल्यांकन नीतियाँ क्या हो सकती हैं, तो हमारा प्रयास रहता है कि जैसे हमारी अधिकरण प्रक्रिया हो, जैसे हमारी अवधारणाएं हैं, जैसे हमारे कौशल हैं, वैसे हमारी मूल्यांकन नीतियाँ भी होनी चाहिए, जिसमें अवलोकन आ गया, चित्र बनाना आ गया, चिंतन हो गया, पेपर पेंसिल परीक्षण यानी पेपर पेंसिल टेस्ट हो गया। हम ऑब्जर्वेशन, बच्चों से कहें चलो उसका अवलोकन करो। जितनी आप मूल्यांकन नीतियाँ, अच्छी योजनाएं बनाएंगे। आज की डेट में एक और बहुत महत्वपूर्ण मूल्यांकन नीति है पोर्टफोलियो बनाना। इसकी चर्चा आगे चलकर कुछ मॉड्यूल्स में की जाएगी। और समावेश हेतु सामग्री क्या हो, अर्थात अगर बच्चा पहचान करेगा तो पहचान हेतु क्या कुछ रेखाएं हों, कुछ रेखाखंड हों, कुछ किरण की बात हो, अलग तरह के कोणों के प्रकार की आकृतियां की, ये सब सामग्रियां क्या क्या हो, हम इन सब चीज़ों की योजनाएं बना रहे हैं। मैंने आपसे अभी बात की, हम इकाई योजना की बात कर रहे हैं। तो वो किस किस तरह की सामग्री होनी चाहिए, जिसको हम लोग खासकर समावेश हेतु, बच्चों के इंक्लूसिव हम लोग कहते हैं, हर बच्चे को सम्मिलित करने के लिए, हर तरह के मानसिक स्तर के बच्चे को सम्मिलित करने के लिए, उनके समावेशता के लिए क्या सामग्री होनी चाहिए, इसकी भी हम बात करते हैं। तो ये हमारी एक इकाई पाठ योजना है, उसका प्रारूप है। विषय अनुसार हम पहले देखें तो हमने यहाँ पर इकाई योजना का एक प्रारूप बनाया हुआ था, एक लेआउट जिसको हम बोलते हैं, और उस लेआउट के बाद हम इकाई योजना का एक और विस्तारण करते हैं, और उसमें हम उसको अवधारणा कौशल, मुख्य प्रश्न, अधिगम प्रक्रिया, अधिगम नीतियाँ, अधिगम संसाधन, ये चीज़ बहुत महत्वपूर्ण है। और साथ में मूल्यांकन नीतियाँ, समावेश होती सामग्रियाँ, इन सब का विस्तार से योजना बनाते हैं।
ऐसी योजना बनाते हैं जो वातावरण के अनुसार हो, ऐसी योजना बनाते हैं जो वातावरण जो हमारा कक्षा का है, जिसमें हमारे छात्र हैं, छात्राएं हैं, हमारे संसाधन हैं, उस विषय की उपयोगिता है, पाठ्यक्रम है, उसके अनुसार हम योजना बनाने की कोशिश करते हैं। और उसके लिए ये एक प्रारूप की बात की। तो आज हमने गणित में अच्छे शिक्षण कार्यक्रम के वांछनीय लक्षण, जैसे हमने बात की तर्क शक्ति, दृश्यता में वृद्धि करने वाला, आलोचनात्मक सोच के विकास में सहायक हो, समस्या समाधान के कौशल में वृद्धि करने वाला हो, इन सब के विस्तार में आपके साथ चर्चा की। योजना के विविध स्तरों में इकाई योजना और उसके महत्व और केंद्र बिंदु पर चर्चा की। हमने ये भी जाना कि इकाई योजना मुख्य विचारों, अवधारणाओं, कौशलों की पहचान, विकास हेतु विषय वस्तु विश्लेषण, इकाई प्रश्न, शिक्षण शास्त्रीय प्रक्रियाएं, युक्तियां इत्यादि क्या हों, उसके बारे में भी जाना। हमें आशा है कि आप इस मॉड्यूल, इस वीडियो को देखने के पश्चात ये समझ पाए होंगे, प्रशिक्षणार्थी के तौर पर, एक प्रशिक्षक के तौर पर, एक गणित शिक्षण के वांछनीय लक्षण क्या होने चाहिए समझ पाए होंगे। और साथ ही साथ एक अच्छी इकाई योजना की संरचना करने में, उसकी तैयारी करने में किन महत्वपूर्ण बिंदुओं को ध्यान में रखा जाए, उसको भी समझ पाए होंगे। आप सभी को धन्यवाद।